मैं आज थोड़ा-सा अनईज़ी लगा था मुझे। मैं फर्स्ट देखा कि एबीएस की ताकत है। मेरी भाई कोई यार थोड़ा अजीब लगी वहाँ। मतलब बता दिया था आपने बेसिक थोड़ा बहुत बता दिया क्योंकि आप अपने हाई पर तो मुझे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं आपने कहा नहीं क्या? हाँ, शुरू में होते हैं 2 साल लोग होते हैं। वो भी मतलब सबको रिप्लाई करना ज़रूरी था उस टाइम पे। मैं थोड़ा वेट कर रहा था फिर रिप्लाई करना। लेकिन बाबू क्वेश्चन के साथ ये कौन सा बैच हमारा कौन सा बैच है? आप कौन सा बैच पढ़ा रहे हो? अरे कई जगह ये जो आपने बोला था क्लास 9 की या पढ़ा हूँ। इनको तो छोटा नॉट एमपी1 एमपी2 ये सब नहीं बोला लाइट मत लो बाकी तो ठीक है बस अभी तो ऑफिस ही है आपको ऑनलाइन चालू हो जाता है ना सुबह 7 बजे हाँ लेकिन आप उसमें हाईलाइट होनी चाहिए आप उसमें ध्यान देता कि डिटेल में और अटेंडर का नाम मोबाइल नंबर यूज करें आपको यहाँ पर आना सबसे फोन करने के बाद फोन करना सबसे पहले वो Hello. Hello. Hello, sir. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, morning. Good Morning, morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. हिंदी में आ रही है अभी वो एक क्लास हो
हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरी वॉइस आप सभी लोगों को क्लियर आ रही है? ओके ओके, वीडियो क्लियर है सभी को? ओके, हाँ मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है। हाँ ठीक है, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को यही लग रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, सर का नाम क्या है। तो कुछ बेसिक बातें जो कि मुझे लगता है कि अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कर लेनी चाहिए। ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ, माय नेम इज राहुल यादव। ठीक है, आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी। ओके, and I am graduated from IIT Roorkee in mechanical branch. हाँ, अब कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं, या मैं कह सकता हूँ कि कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनने चाहिए। और मेरी सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी आप कुछ भी टाइप ना करें, क्योंकि हम IIT JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमारे बेसिक रूल्स हैं वो मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज टेल नेम अगेन, राहुल यादव, RY। ठीक है, और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ समय में आप लोगों को सभी कुछ पता चल जाएगा। ठीक, तो देखिए, आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर दी जाएंगी, लेकिन कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उन बेसिक गाइडलाइंस को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, हाँ, जैसे फर्स्ट पॉइंट, ये जो प्लेटफॉर्म है ये लाइव क्लासेस का प्लेटफॉर्म है, और लाइव क्लासेस में पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है वो स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस में स्ट्रेटेजी रहती है। ठीक है, लाइव क्लासेस में क्या होगा कि जब भी आपको कोई भी कंटेंट डिलीवर किया जाएगा तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि उस समय जब आपको कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है तो आपका फोकस सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि सर अभी क्या बता रहे हैं। क्योंकि मैं जनरली ऑब्जर्व करता हूँ कि जब भी लाइव क्लासेस में लेता हूँ तो स्टूडेंट्स को जब मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा होता हूँ या किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो उस समय स्टूडेंट्स मेरी बातें ना सुन करके अपने जो कॉमन डाउट्स होते हैं उनको टाइप कर रहे होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, स्टूडेंट्स के डाउट भी क्लियर नहीं हो पाते, और साथ ही साथ मैं जो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाती है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जब मैं कोई भी कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं या कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा होगा उस समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। एक मिनट, चैट आप लोग बंद नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आज हमारी फिजिक्स की क्लास शेड्यूल नहीं थी। ऑब्वियस सी बात है, आपकी मैथ्स की क्लास शेड्यूल थी, लेकिन आज थोड़ा सा इंटरचेंज किया गया है। मैथ्स की क्लास की जगह अभी आपकी फिजिक्स की क्लास हो रही है। ठीक है, your voice is very low, wait a minute. अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा।
यस, आई होप कि मेरी वॉइस आप सभी लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जब भी मैं कोई भी कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ या कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उस समय आपको जो भी डिलीवर किया जा रहा है आपको उस पर फोकस करना है रेदर देन टू टाइप द डाउट्स, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है या जो भी डाउट आ रहा है, मैं अपने आगे वाले फर्दर लेक्चर में उसको कवर करूं या आगे जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें आपके सारे डाउट्स कवर हो। तो जब तक मैं किसी भी चीज को पर्टिकुलरली पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर देता, तब तक आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, प्रॉपरली नोट डाउन करना है और अपने डाउट्स उस समय नहीं पूछने। जब मैं आपको समय दूंगा उस समय आपको अपने डाउट्स को क्लियरली पूछना होगा। क्लियर है पहली बात? दूसरी बात, लाइव सेशंस जब भी होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अब हमें इस चीज का बेनिफिट इस तरीके से नहीं उठाना कि हमारा जब मन करेगा हम उस समय लाइव क्लासेस अटेंड करें। ये बहुत गलत रहेगा, क्योंकि अगर हम जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर शेड्यूल और एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। और वो प्रॉपर शेड्यूल और स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आप रैंडमली अपनी तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक डायलॉग जो कि हमेशा बोला जाता है कि अगर आप रैंडम एरोज ड्रॉ करते हैं, तो रैंडम एरोज आप अगर किसी भी डायरेक्शंस में ड्रॉ करेंगे तो आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आप उन सभी वेक्टर्स को या हम कह सकते हैं उन सभी एरोज को सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेटेड करेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने मंजिल जो है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने, मुझे नहीं पता कि इससे पहले आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की है, 10th क्लास तक आप किस तरीके से पढ़े हैं, इट वाज योर स्कूल। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और मैं स्पेशली कहूं जब आप जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप अपने थॉट्स को लगाने की बजाय पहले आपको जो भी चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं उनको ध्यान से सुने, उस प्रॉपर शेड्यूल और स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करें। क्लियर मेरी बात? तो याद रखिएगा कि जब भी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं तो कोशिश करें कि जो प्रॉपर शेड्यूल है उसमें आप लाइव क्लासेस को देखें, ना कि लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स को देखें। क्योंकि लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स को देख करके आप उतना इफेक्टिवली, उतना बेटर वे में नहीं सीख पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसी के बाद फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। जब भी मैं कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कोशिश करें कि आप साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें, मतलब आप अपनी नोटबुक को साथ में लेकर के बैठें। मैक्सिमम जितना हो पाता है आप लिखने की कोशिश करें। ऐसी भी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं हर बात जो आपको बोल रहा हूँ वो लिख पाऊं स्क्रीन पर, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो ऐसे भी बहुत सारी पॉइंट्स होंगे जो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में अपने हिसाब से आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। लिखने को लेकर के आप बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप उन चीजों को ना लिख पाए, तो आपको जो हैंड आउट है वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स अगर आपके मिस भी हो जाते हैं तो आप उसे हैंड आउट से लिख लें, लेकिन इस चीज का आपको मिस यूज नहीं करना है। याद रखिएगा इस बात को। मिस यूज मतलब, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब मैं उनको कंटेंट डिलीवर कर रहा होता हूँ तो ड्यूरिंग द लेक्चर वो कुछ भी नहीं लिखते और 90 मिनट्स तक बैठ करके वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को सुनते रहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हमें जो हैंडआउट मिल जाएगा उस हैंडआउट से हम बाद में लिख लेंगे, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। यहाँ कोई सत्संग नहीं चल रहा है कि बैठे आराम से हमने सर की बातें सुनी, चले गए, हम बाद में हैंडआउट से देख करके उतार देंगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका जो इफेक्टिवनेस है और आपका जो रिजल्ट है वो उतना बेटर नहीं आ पाएगा जितने आप एफर्ट्स कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जितना आप डिजर्व करते हैं आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग द लेक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहेगी कि आप अपने नोटबुक को लेकर के साथ में बैठे। मैक्सिमम कोशिश करें आप जितना उतार पा रहे हैं उतना उतारें, ठीक है? अगर आप मेरे पैरेलली साथ में चलते रहेंगे तो ट्रस्ट में आप 70 to 80% कंटेंट बहुत इजीली नोट डाउन कर पाएंगे। तो उसको लेकर के आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना। और थोड़ा बहुत रिमेनिंग कुछ चीजें बच जाती हैं तो वो आफ्टर द लेक्चर उतार दें। जैसे कि 20 to 30% फ्रैक्शन हम नोट नहीं कर पाए तो आप बाद में उसे हैंड आउट से देख करके नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर के आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी।
किसी के मन में कोई क्वेरी किसी पॉइंट के रिगार्डिंग? ये बेसिक गाइडलाइंस हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। सभी को मेरी बात क्लियर है? हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कौन सी बुक सॉल्व करनी है, क्या करना है, क्या मटेरियल मिलेगा, ये सारी क्वेरीज आपकी धीरे धीरे रिजॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, आपको इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं अगर एक फ्यूचर में आईआईटीएन बनना चाहता हूँ तो पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पेशेंसफुली जो भी आपको बातें बताई जा रही हैं उन बातों को आप फॉलो अप करें। ठीक है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट थिंग, एक और पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुने, आप अपने पॉइंट्स ना बताएं। ठीक है, अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे रेदर देन टू टाइप ऑन द चैट तो आप डेफिनेटली ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उतना इफेक्टिवली पढ़ नहीं पाते। उसके पीछे रीजंस होता है डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन का रीजन होता है कि यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हम किसे फॉलो करें किसे फॉलो ना करें। अगर आप जेई में टॉप रैंक सिक्योर करना चाहते हैं तो जितने भी आपके यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आप सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, पहले उन्हें आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं उन सभी नोटिफिकेशंस को आप बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन कैसे करनी है और टॉप रैंक कैसे सिक्योर करनी है ये मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा बेटर हम लोगों को पता होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जो बताया जाए, जिस सीक्वेंस में बताया जाए उसी सीक्वेंस में आपको फॉलो अप करना है। ठीक है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो की जाएगी, क्या क्या टॉपिक्स हमें प्रॉपर तरीके से कवर करने हैं, वो ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको बताया जाता रहेगा। कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी बुक फॉलो नहीं करनी, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कवर की जाएंगी। तो डोंट गेट पैनिक अबाउट द सिचुएशंस। आई होप कि मेरी ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, अभी ऑब्वियस सी बात है सिलेबस स्टार्ट होगा तो पहला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फिजिक्स का। तो इनिशियल 1 से 2 दिन थोड़ा सा स्पीड कम रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड को आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर हम इंक्रीज करेंगे। तो डोंट गेट पैनिक, बिल्कुल रिलैक्स रहें। जो भी स्ट्रेटेजीज हमें फॉलो करनी है, जो भी प्लानिंग हमें फॉलो करनी है, वो ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको बताया जाता रहेगा। लेकिन मैं फिर से एक और बात बता देता हूँ कि अपने आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा। आप अपने रूल्स बिल्कुल भी मत लगाइएगा। हम जानते हैं, हमें पता है कि जेई में टॉप रैंक लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, किस पे कम एम्फेसाइज करना है, किसका वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज कम है। सिर्फ आपके एफर्ट्स ही आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकते। आपके एफर्ट्स के साथ साथ एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर शेड्यूल, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इफ यू वांट टू सेलेक्ट इन जेई एग्जाम विद टॉप रैंक। तो ये मैं फिर से बता रहा हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। और स्मार्ट वर्क कैसे किया जाएगा वो आपको ड्यूरिंग द लेक्चर्स बताया जाता रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी ये जितनी भी बातें हैं आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगी। क्लियर है सभी को? ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमारा मोड इंग्लिश मीडियम था, ये हिंदी मीडियम कैसे चल रहा है? ऑब्वियस सी बात है, मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो सारी टर्मिनोलॉजी आपकी इंग्लिश में ही होंगी, लेकिन इट्स हिंदी प्लस इंग्लिश मोड। ठीक है, इट्स नॉट अ कंप्लीटली इंग्लिश मोड। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। जो भी मटेरियल है वो आपको प्रॉपरली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको लेकर के आप पैनिक ना हो। ठीक है, एक मिनट।
आप सभी लोगों को स्क्रीन क्लियरली विजुअलाइज हो रही है? ओके, सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स इज यूनिट एंड डायमेंशंस। नाम मैं लिख देता हूं पहले आपके लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी मुझसे मेरा नाम ही पूछ रहे हैं। फिजिक्स फैकल्टी, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है क्या? मैं ऐसे स्क्रीन पे कुछ भी लिख रहा हूं, आपको दिख रहा है क्या? अभी मैंने स्क्रीन पे कुछ लिखा नहीं है। इज इट विजिबल? ठीक है, ओके, स्क्रीन इज विजिबल। चलिए, नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट एंड डायमेंशंस। तो फिजिक्स हमें स्टार्ट करनी है, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जो चैप्टर है ना फिजिक्स का, ये चैप्टर एक बेसिक टूल है। मतलब इस चैप्टर में हम जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो हम आगे जाकर के अभी आपको दिखने लग जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है? ये बिना मतलब में आप टाइप ना करें। अभी मैंने स्क्रीन पे कुछ भी नहीं लिखा है, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन शो होने लग जाएगी। हाँ, तो लेट्स सी, देखिएगा ध्यान से। यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और वो बेसिक टूल्स ऐसे हैं कि आपके हर एक चैप्टर में, आप फिजिक्स के आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उन चैप्टर्स में उन टूल्स का बहुत ज्यादा यूज होता रहेगा। आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे होंगे, और जिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप पढ़ रहे होंगे डेफिनेटली उनकी अपनी कुछ एक यूनिट्स होंगी और डायमेंशंस होंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं ये फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें यहाँ पे कवर करना है। अब जब हम बार बार इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहले ये पता तो चले कि व्हाट इज फिजिक्स, कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स क्या है? एनीवन एल्स कैन टेल मी व्हाट इज फिजिक्स? या स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। बिल्कुल सही बात। फिजिक्स जो है इट इज branch of science, it is a branch of science which deals with nature and its phenomena. देखें, ध्यान से सुने, ठीक है? साइंस की फिजिक्स एक वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर में होने वाले डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना के बारे में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ते हैं। मतलब हमारे नेचर में बहुत सारे फिनोमिना हो रहे हैं जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उन गिवन फिनोमिना को एक्सप्लेन करना चाहते हैं
आप लोगों को स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? एक मिनट, हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू, अभी फर्स्ट लेक्चर है तो हो सकता है थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ रहे हो आपकी तरफ से भी, इसके लिए आप पैनिक ना हो बिल्कुल भी। एक मिनट। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है लेकिन उस पर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके ओके, मतलब फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। आई थिंक आप लोग मोबाइल फोन में देख रहे होंगे। ओके, यूनिट एंड डायमेंशंस, आई होप इस साइज के साथ आप कंफर्टेबल होंगे। फिजिक्स अभी विजिबल है? एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ क्या इश्यू आ रहा है। है ना, स्टूडेंट्स को स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी आई होप। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, अभी फर्स्ट लेक्चर है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस, आई थिंक एवरीथिंग इज विजिबल। ओके, हाँ, तो हम बात कर रहे थे फिजिक्स की। तो सबसे पहली बात ये थी कि आप फर्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है तो हमें ये जानना तो जरूरी है कि व्हाट इज फिजिक्स। ये फिजिक्स है क्या? फिजिक्स एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमारे नेचर में होने वाले डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना के बारे में हम स्टडी करते हैं। हम नेचर में ऐसे बहुत सारे फिनोमिना हैं जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और अगर उन फिनोमिना को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अगर आपसे कोई सवाल ये पूछ ले कि ये अगर ये फिनोमिना ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए आपको साइंस की जिस ब्रांच की जरूरत पड़ती है ना, दैट ब्रांच इज नोन एज फिजिक्स। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ branch of science which deals with nature, its laws and phenomena.
तो ये है एक बेसिक सी डेफिनेशन। अब ऐसे तो बहुत सारे फिनोमेना हैं जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो उन फिनोमेना को हम समझते हैं। आई होप अभी आप सभी लोगों की स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। एंड वॉइस एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप। ओके, तो अब देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने एक आधी फिनोमेना देखा है। आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं, और अगर आपको उनको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि मैं एक सिंपल से एग्जांपल लूं फिजिकल फिनोमेनाज में, तो एक एग्जांपल, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ही मैं यहाँ पर, ये जैसे कि आपको यहाँ पे मार्कर दिखाई दे रहा है, या आपके हाथ में जो भी पेन है, जब आप उस पेन को रिलीज करते हैं, तो जैसे ही रिलीज करते हैं तो ये पेन नीचे मूव करता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपने इनिशियली जस्ट रिलीज किया, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन आप भी कर पा रहे हैं, और एक 5th क्लास में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो भी कर पा रहा है। लेकिन सपोज 5th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक, आपको आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप फिजिक्स की हेल्प से इस फिनोमेना को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया, तो रिलीज करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो अर्थ सरफेस है, वो अर्थ सरफेस एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ा, फिजिक्स का यूज करना पड़ा। तो इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी नेचर में जो लॉज है, दैट इज ऑल अबाउट द फिजिक्स। जैसे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस है, ऐसी नहीं है कि यही ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि सेकंड ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, द मेल्टिंग ऑफ आइस। एक आइस क्यूब आप फ्रीज में से निकाल करके लाए और आपने रख दिया, ठीक है। आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, मस्त एकदम शानदार, और आपका एक छोटा भाई जो 5th क्लास में पढ़ता है वो भी बैठा हुआ। आप दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज द क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो फिनोमिना हुआ ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ फिजिक्स। अब आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो आइस क्यूब है, ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, क्योंकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो उस आइस क्यूब से क्या है, ज्यादा है। तो जो हीट फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा, तो इसलिए सराउंडिंग से ये हीट को एब्सॉर्ब करेगा, और हीट को एब्सॉर्ब करने से फिर क्या होगा, ये मेल्ट होने लग जाएगा। तो ये जो भी मैंने चीजें यहाँ एक्सप्लेन करी, हीट के फ्लो का डायरेक्शन, और फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा फ्रॉम द सराउंडिंग टू द आइस, ये आप तभी तो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जब आपको फिजिक्स का थोड़ा सा आइडिया है। मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब नेचर में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सन, अर्थ, अर्थ का सन के अलोंग रोटेट करना, whatever you are observing in day to day life, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं फिजिक्स छिपी हुई है। मतलब हम ये कह सकते हैं फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू एक्सप्लेन। मतलब अगर आपको फ्यूचर में इंजीनियर बनना है और आपको अगर फिजिक्स नहीं आती, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं फिजिक्स तो है। आई होप कि ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, इट्स थर्मोडायनेमिक्स, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, इट्स मैकेनिक्स। ये फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच हैं जो मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ आपके सामने। जैसे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मैंने जब बोला, इट इज व्हाट, मैकेनिक्स। मेल्टिंग ऑफ आइस, इट इज व्हाट, थर्मोडायनेमिक्स। सिमिलरली आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, आपने कुछ बोला अपने पेरेंट्स को और उन्होंने सुन लिया। क्या हुआ, आपने कुछ बोला, उन्हें सुनाई दे गया। तो जब आपने बोला तो आपने यहाँ पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया एयर मॉलिक्यूल्स में, और वो डिस्टरबेंस जो था वो आपसे आपके पेरेंट्स तक पहुंच गया। अगर अब सवाल ये पूछा जाए ऐसा क्यों हुआ, तो एक साइंस के स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो वो एक्सप्लेन कर सकता है
कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक डिस्टरबेंस है जो कि प्रोपेगेट कर रहा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एक आर्ट्स के स्टूडेंट से पूछा जाता तो क्या एक्सप्लेन कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि उसको फिजिक्स आती नहीं है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हियरिंग ऑफ साउंड, आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट फिजिक्स। ये सारी चीजें हम वेव्स में कवर करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप रूम में बैठे हुए हैं, आपके बगल में यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, आप जैसे स्विच को प्रेस करते हैं, मतलब ऑन करते हैं, तो आपके सपोज जो लाइट है या जो फैन है, वो फैन क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। ये एक गजब कि हमने स्विच को प्रेस किया और उसका रिएक्शन हमें कहीं और देखने को मिल रहा है। कैन यू एक्सप्लेन इट? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या एक साइंस का स्टूडेंट बता पाएगा? बिल्कुल बता पाएगा। क्या एक आर्ट्स का स्टूडेंट बता पाएगा इस फिनोमेना को? नहीं बता पाएगा। आपने जैसे ही एक स्विच को ऑन किया तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसको आप वोल्टेज के नाम से जानते हैं। उसकी वजह से वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, और इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना का मतलब है करंट, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो फैन था ये आपका चलने लग गया। तो हम ये कह सकते हैं कि स्विचेस का ऑन ऑफ होने पर ये सब क्या है? ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि हम आगे जाकर के कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पर ये नहीं समझ रहे हैं कि मैंने स्विच ऑन किया तो मेरा जो पोटेंशियल है वो कैसे जनरेट हुआ। मैं ये सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। ये तो हम 2 साल की फिजिक्स में ये सारी चीजें कवर करेंगे। भैया पहली क्लास में तो आप सारी फिजिक्स कवर नहीं कर सकते ना। अभी तो मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ रहा हूँ जैसे कि मुझे ये ऑब्जर्वेशंस हुई, और इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे फिजिक्स की यहाँ डिफरेंट ब्रांचेस की जरूरत पड़ेगी। ओके, हाँ, तो आई होप कि ये बातें क्लियर होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात समझ आ चुकी है कि बिना फिजिक्स के कुछ नहीं होने वाला। जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, उस हर फिनोमिना के पीछे कहीं ना कहीं फिजिक्स छिपी हुई है। तो फिजिक्स को समझना बहुत जरूरी है, मतलब इट इज वन ऑफ द क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, अब देखना, फिजिक्स में यहां पर एक नया टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं। That is physical quantity. Can anyone tell me what is physical quantity? Physical quantity क्या है? Quantity which can be measured. Yeah. अब देखो, तुम्हारे आसपास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशंस को मेजर करने के लिए कुछ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज भी होंगी, जैसे लाइक स्पीड, वेलोसिटी, करंट। ये सब जो मैं नाम ले रहा हूं यहाँ पर, एनर्जी, ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है और जिनकी हेल्प से हमारे डे टू डे लाइफ में होने वाले ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया जा सके, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। मतलब मेरी ये बात समझ लेना कि कैसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके। क्या ऐसी भी कोई क्वांटिटी होती है जिसको मेजर नहीं कर सकते? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। योर फीलिंग्स, इमोशंस, जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपकी ये पहली क्लास है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी अपनी एक्साइटेड स्टेट में होंगे। तो सपोज वंस गोयल कहता है कि आई एम टू मच हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी आज फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है एलएन प्लेटफॉर्म पर। इतने में दूसरा स्टूडेंट सार्थक कहता है, अरे भाई मैं तुमसे ज्यादा खुश हूं। खुश मतलब हैप्पी। अब ये आपस में दोनों स्टूडेंट लड़ गए कि अरे भैया कौन कम कौन ज्यादा है। क्या कैन यू मेजर द हैप्पीनेस? क्या आपके पास कोई एक ऐसा पैरामीटर है जिससे आप ये मेजर करके बता सकें कि भैया ये इतने टाइम्स खुश है, ये इतने टाइम्स खुश है? यू कांट एक्सप्लेन इट। तो दिस इज द फीलिंग्स, ठीक है, इमोशंस। मुझे अभी थोड़ी देर बाद, सपोज आपके अभी सेकंड लेक्चर चल रहा है और सेकंड लेक्चर करते करते यू फील टायर्ड,
ठीक है, तो यू से कि यार मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। एक और स्टूडेंट कहता है भाई तुझसे ज्यादा तो मैं थका हुआ हूँ, लाइक दिस, है ना। तो कैन यू एक्सप्लेन इट कि कौन कितना ज्यादा थका हुआ है, या क्या आप उस पैरामीटर को मेजर कर पाएंगे? क्या यू कांट मेजर दैट पैरामीटर। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, और ऐसी चीजें जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते सिंपली उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सो लेट्स नोट डाउन ऑन डेफिनेशन। Quantity which can be measured and used to define physical phenomena and laws of nature is known as आई होप आप लोग भी मेरे साथ पैरेलली लिख रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आजकल ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज में लोगों को लेजीनेस बहुत ज्यादा हो गई और देयर इज नो शॉर्टकट टू गो इनटू द आईआईटी। याद रखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू फॉलो द बेसिक्स रूल। अगर आप उन बेसिक्स रूल्स को फॉलो करेंगे तभी आप पहुंच सकते हैं। तो याद रखिए कि पैरेलली साथ ही साथ में लिखना भी है। Quantities which can be measured and used to define the physical phenomena and the laws of nature is known as physical quantity. अब physical quantity को represent करने के लिए उसका एक magnitude होता है। क्या होता है? magnitude, ठीक है। कोई एक नंबर physical quantity नहीं हो सकती। सर क्या कहना चाह रहे हैं? जरा देखें ध्यान से। magnitude of physical quantity का मतलब क्या है? आप अभी सिर्फ मेरी बातें सुनते रहें, आपके जो भी डाउट है ना वो डाउट अपने आप क्या किया करें, एक नोटबुक रखा करें और पैरेलल में एक रफ नोटबुक रखा करें। आपको जो भी डाउट आता है उस डाउट को उस रफ नोटबुक में नोट डाउन करते जाएगा, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व होंगी। लेकिन मैंने बोला ना, पहले जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ध्यान से सुने। हो सकता है कि आप एक डाउट हो और जब जो एक डाउट आप सोच रहे हैं इतनी देर में मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो मैं नहीं चाहता कि आपका कहीं नुकसान होना चाहिए। तो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले ध्यान से सुनो, ठीक? मुझे पता है कि आपको कहाँ पे क्या डाउट आ सकता है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? जस्ट फॉलो। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, n एंड u। यहाँ पे जो मैंने n रिप्रेजेंट किया है ये होती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, और जो u यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ दिस इज व्हाट यूनिट। ये जिस आप फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ये उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम वहां पे उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और मैग्नीट्यूड में दो चीजें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मान लो तुम्हारे पास एक ये ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का जो मास है दिस इज 5 kg। तो इफ आई विल से मास इज इक्वल टू 5 kg, तो व्हाट इज मास? ये मास क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे मेजर किया जा सकता है। आप मास मेजर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो मास है वो तो आपकी क्या होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी। And what is 5? 5 is what? This is the numerical value जिसको मैंने n से रिप्रेजेंट किया था। And kg is what? kg is the unit of that physical quantity। जो यहाँ पे हमने kg वर्ड यूज किया है वो इस फिजिकल क्वांटिटी की क्या है, यूनिट। तो यहाँ से देख करके आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करना है तो यू हैव टू टू थिंग्स, वन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, यूनिट।
बिना इसके आप उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखिएगा आगे, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या मैं इस 5 kg को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? किसी ने कहा सर 5 kg नहीं, इसको ना मैं तो ऐसे लिखूंगा 500 ग्राम। क्या ये सही है गलत है? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इट इज ऑल्सो करेक्ट। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो उसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को चेंज कर दिया। उसने जो अभी यूनिट यूज करी है वो यूनिट अभी कौन सी यूज करी है? ग्राम यूज करी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने यूनिट को चेंज किया तो यूनिट को चेंज करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई। तो यहां से एक कॉमन बात जो कि मुझे समझ में आती है कि किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए n इंटू यू का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लिख सकता हूं n1 u1 बराबर n2 u2। मतलब जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेंज करेंगे, या उसी चीज को वाइस वर्सा बोलना चाहिए, इफ यू विल चेंज द यूनिट तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन n इंटू यू का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर n इंटू यू कांस्टेंट है तो अगर आप यूनिट बड़ी यूज करेंगे तो यूनिट इंक्रीज होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो अगर आप n को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी यूनिट डिक्रीज करेगी, और यही वाइस वर्सा होगा। मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? u। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 5 kg और मैंने लिखा 5000 ग्राम। kg बड़ी यूनिट है और ग्राम छोटी यूनिट है, तो जब आपने यूनिट छोटी यूज करी है ग्राम तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप बढ़ गई। तो इस बात को याद रखना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी लग तो रहा होगा इसमें आपने सर क्या नया बता दिया, इट्स वेरी कॉमन, लेकिन ये जो कॉमन बात है ना, इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। और हम आगे जाकर के इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए n1 इंटू u1 का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब ये ब्लॉक है, अगर इसका मास है तो ऑब्वियस है इसकी अपनी कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी रही होगी। तो देखते हैं। आई होप कि आपको मेरी बातें क्लियरली समझ में आ रही हो। देखो मैं कुछ कोड वर्ड बता दूंगा 1-2 दिन में, अगर आपको समझ में आता है तो सिर्फ वाइट टाइप किया करिए, YES, इतना बड़ा टाइप करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिंपली N टाइप कर दिया करिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि एक्चुअली ये आपके लिए बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच करने में इट विल टेक सम टाइम, ठीक है? अदरवाइज यू विल एंजॉय द फिजिक्स। ओके, लेट्स सी। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। तो n इंटू यू कॉन्स्टेंट है, अगर आप यूनिट को चेंज करेंगे, छोटी यूनिट यूज करेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा, मान लीजिए ये मैंने यहां पर एक रॉड बनाया, ठीक, और इस रॉड की मैंने बोला कि जो लेंथ है वो लेंथ है 2 मीटर, L इक्वल्स टू 2 मीटर लिखा। तो यहाँ पे जो L है, L इज द लेंथ, एंड लेंथ इज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। 2 मीटर में 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर क्या है? उसकी यूनिट। कल कोई इसी वैल्यू को क्या लिख सकता है? 200 सेंटीमीटर। तो क्या आप ये बोलेंगे गलत लिखा है? इट इज ऑल्सो सेम वे, उसने यूनिट चेंज कर दी। आपको पता है सेंटीमीटर छोटी यूनिट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप क्या होगी? 20 होगी। कोई इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है, थाउजेंड्स ऑफ mm। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जैसे जैसे यूनिट्स को चेंज करते जा रहे हैं, पहले आपने यूनिट मीटर यूज करी, फिर आपने यूनिट सेंटीमीटर यूज करी, फिर आपने यूनिट mm यूज करी, तो आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सिंपल सी बात है, यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल
अभी मैं टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, टाइम। तो इस टाइम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डे। इसी टाइम को क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 24 आवर्स। तो डे भी एक यूनिट है और आवर भी एक यूनिट है। डे बड़ी यूनिट है और आवर छोटी यूनिट है। तो आप देख रहे हैं जैसे आपने यूनिट को चेंज किया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। आई होप कि मेरी बातें क्लियर हो गई। क्लियर? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो n1 u1 वाला क्या है, वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि n1 इंटू u1 की वैल्यू कांस्टेंट होगी क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, जैसा कि आपने अभी इस क्वेश्चन में भी देखा। इन दिस क्वेश्चन में n इंटू u की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। ओके, नाउ लेट्स बार बार मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ यूनिट यूनिट यूनिट, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये यूनिट है क्या? What is the meaning of unit? Can you explain it? यूनिट क्या होती है? पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेशन को नोट डाउन करें। इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं रेफरेंस वैल्यू of quantity which can be in measurement। ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है उस बात को अब हम समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है, ठीक, इस रॉड की लेंथ को मेजर करना है। अब देखना यूनिट कैसे डिफाइन की गई और यूनिट की जरूरत क्या पड़ी उसको समझना है। तो पेशेंस रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने मान लो ये जो आपको यहाँ पे ये जो पेन दिखाई दे रहा है, मैंने बोला कि ये जो पेन की लेंथ है ना, इट इज द 1 यूनिट। जैसे कि आप बचपन में भी किया करते थे ना कि आपको सपोज आपके पास टेबल है, आपके स्कूल में टेबल है और उसकी आपको अगर लेंथ नापनी होती थी तो हम इस तरीके से नापते थे, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ, इस तरीके से, है ना। तो वैसे ही हमने क्या किया कि जो लेंथ ऑफ अ पेन है, देखिएगा मैंने क्या बोला, जो लेंथ ऑफ पेन है ये क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक, इसको मैंने यूनिट ऑफ लेंथ बोल दिया कि आज के बाद ये आपकी लेंथ की यूनिट है 1 पेन। और अब आपने इस ये जो आपके सामने लाइन बनी हुई है इसकी लेंथ को मेजर किया। तो इसकी लेंथ को मेजर किया तो सपोज इसकी लेंथ जब आपने मेजर करी तो वो 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ पेन आती है। तो इसमें 3 तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि ये बता रहा है कि ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है इसकी लेंथ 3 गुना है। और जो लेंथ ऑफ पेन है दिस इज व्हाट, यूनिट। ये क्या हो गई, यूनिट हो। लेकिन यार एक बात बताओ, यहाँ पे आपने जब ये रेफरेंस लिया तो ये रेफरेंस आपने पेन लिया, लेकिन आपके पास जिस पेन से आप अभी नोट डाउन कर रहे हैं वो आपके पास अलग कंपनी का होगा, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट्स के पास ये जो पेन है वो डेफिनेटली अलग अलग कंपनीज के होंगे। तो मैंने सबको कहा कि यार ये जो लेंथ है ना, ये जो आपके पास ये स्टैंडर्ड लेंथ है, सपोज एक रॉड मैंने आप सभी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए थे और मैंने एक रॉड ला करके रखी और मैंने सबको बोला कि भाई इस रॉड की लेंथ को मेजर करो। और मैंने कहा यूनिट है लेंथ ऑफ पेन। तो हर कोई स्टूडेंट अपने बैग से एक पेन निकाल करके लाया और उसकी लेंथ को मेजर किया। तो भैया अब जो तुम पेन यूज कर रहे हो वो अलग अलग कंपनी के होंगे, अलग अलग कंपनी के होंगे तो हर पेन की लेंथ भी अलग अलग होगी।
तो स्टूडेंट ए मेरे पास आया, उसने कहा कि सर जो लेंथ आ रही है ना वो 3 टाइम्स आ रही है, 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ पेन। अब स्टूडेंट बी मेरे पास आया, स्टूडेंट बी कहता है कि सर मेरी जो लेंथ आ रही है ना वो 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ पेन आ रही है। अब स्टूडेंट ए कहता है कि मैं सही हूं, स्टूडेंट बी कहता है कि मैं सही हूं, आपस में लड़ गए। देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। गलत कौन था? हु इज इनकरेक्ट? क्या स्टूडेंट ए गलत है? क्या स्टूडेंट बी गलत है? नहीं, गलत कोई नहीं है। लेकिन दो स्टूडेंट्स एक सेम लेंथ को मेजर कर रहे हैं बट दे आर गिविंग द टू डिफरेंट आंसर्स। तो फॉल्ट किसका है यहाँ पर? फॉल्ट है आपकी यूनिट का। आपने जो यूनिट डिफाइन की है वो कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले हर एक इंसान के लिए सेम हो। आपने यहाँ पे यूनिट ऑफ लेंथ जब डिफाइन करी तो लेंथ ऑफ अ पेन को आपने यूनिट बोला, लेकिन ये कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। तो जब आप यूनिट डिफाइन कर रहे हैं तो इट शुड बी अ स्टैंडर्ड वैल्यू एंड इट शुड बी अ कॉमन टू ऑल। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये गेम बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं, है ना? चाचा चौधरी और सांबा वाली कहानी सुनी होगी। अब चाचा चौधरी के हाथ बेचारे छोटे छोटे, उनको एक रॉड दी गई और बोला गया कि चाचा चौधरी बताओ इसकी लेंथ क्या होगी। तो चाचा चौधरी के हाथ छोटे छोटे हैं, उन्होंने वही बचपन में गेम खेलते थे, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ इस तरीके से उसकी लेंथ को मेजर किया और चाचा चौधरी ने बोला 10 हाथ इसकी लेंथ है, 10 हैंड्स। अब कौन आए? सांबा, बल्कि अब भैया उनका एक हाथ ही 5 लोगों के बराबर। कहानी तो सुनी होगी, कॉमिक्स तो आए हो पढ़ते ही होंगे, ठीक है। उन्होंने उनसे बोला गया कि भाई लेंथ मेजर करो। तो उन्होंने जब लेंथ मेजर करी तो उसकी लेंथ बोली 1 हाथ 2 हाथ, उन्होंने वाला 2 हाथ। तो जरा कहानी सुनना ध्यान से, ठीक है। चाचा चौधरी कहते हैं 10 हैंड्स। चाचा चौधरी को हम सीसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सामने क्या बोला? 2 हैंड्स। कौन सही है? चाचा चौधरी कहेंगे कि मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है तो मेरी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। और सामा कहेगा इसमें कैलकुलेशन वगैरह का कोई हाथ नहीं है, जो जितना ज्यादा बल्कि होगा वो बिल्कुल सही कैलकुलेशंस देगा। हु इज करेक्ट? बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। व्हाट इज द गैप? यहाँ पे गैप कहाँ पर आ रहा है? यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन इसमें हो रहा है कि जो जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे हैंड है, इन दोनों के हाथ का जो साइज है वो साइज सेम नहीं है। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही होगी। मतलब यूनिट अगर आपको डिफाइन करनी है तो आपको कोई एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी होगी दैट शुड बी द कॉमन टू ऑल, जिससे कि लोगों में कॉन्ट्रडिक्शंस ना आए, सभी लोग एक सेम बात बोले। मतलब आप कुछ ऐसी चीज डिफाइन करो कि उस रॉड की लेंथ जब मैं किसी से भी मेजर करवाऊं, चाहे चाचा चौधरी से मेजर करवाऊं, चाहे स्टूडेंट ए से मेजर करवाऊं, चाहे वंश गोयल से मेजर करवाऊं, हर एक स्टूडेंट कहे कि हाँ सर इसकी जो लेंथ है ना वो 5 मीटर आ रही है। तो एक बात तो समझ आ गई कि आपको कोई यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन करनी होगी जो कि हर इंसान के लिए क्या हो? सेम हो। ऐसे काम हम बचपन से बहुत करते आए हैं। अगर आपको कभी क्रिकेट खेलने का शौक रहा हो तो आपको याद होगा जब क्रिकेट खेलने के लिए हम पिच बनाते थे तो पिच बनाने के लिए हमें 22 कदम लेने होते थे। तो हम वो 22 कदम क्या करते थे? एक मिनट, मेरे साउंड उतना क्लियर नहीं आ रहा है। आई होप अभी क्लियर आ रहा होगा। हाँ, तो जब हम लोग पिच की लेंथ मेजर करते थे तो प्लेयर ए गया, उसने कहा 22 कदम है। फिर प्लेयर बी गया, उसने कहा भैया 20 कदम है, विकेट और पीछे करो। तीसरा आया भाई पार्थिव पटेल आ गए, उन्होंने कहा पिच तो बहुत लंबी है भाई, पिच तो 30 कदम है, क्या कर रहे हो, पिच को छोटा करो। पता चला लड़ गए आपस में, एक कह रहा है 22 कदम, एक कह रहा है 30 कदम, एक कह रहा है 20 कदम। देयर इज व्हाट, ये सारी दिक्कतें क्यों हो रही है? क्योंकि आप जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, जैसे वन स्टेप, वो वन स्टेप इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड वे। तो आपको सबसे पहले एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन करनी होगी जो कि सभी के लिए क्या हो? सेम। आई होप कि मेरी ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है।
अब दूसरी बात ये है कि why there is need to define the unit. क्या बिना यूनिट डिफाइन किए पर्पस हमारा फुलफिल नहीं हो सकता क्या? क्या यूनिट डिफाइन करना जरूरी है? हमने कहा बिल्कुल जरूरी है। बिना यूनिट के आप अपनी बात को सामने वाले को कन्वे ही नहीं कर पाओगे। आपने कहा फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल घर पर है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों के ऊपर बोझ बहुत है, सब्जियां वगैरह भी लानी पड़ती होंगी, है ना? तो सपोज आपकी मदर ने या आपके फैमिली मेंबर ने आपको बोला कि बेटा कुछ आलू लेकर के आओ, मतलब मार्केट जाओ और कुछ आलू लेकर के आने हैं। आपने पूछा कितने? अपने हिसाब से ठीक ठाक ले आना, बस इतना बोला और आप चले गए। बस इतना बोला, अपने हिसाब से ठीक ठाक ले आना। क्या आपके फैमिली मेंबर ने आपको पूरी बात कन्वे की है? नहीं की। अब क्या होगा? स्टूडेंट ए गया और उस स्टूडेंट ने जैसे ही पहुंचा उसने कहा कि कुछ आलू बोले हैं, तो जाकर के बोला भैया 2 आलू दे दो, क्योंकि घर वालों ने बोला है कि 2 आलू लेकर के आने हैं, तो 2 आलू दे दिए और घर ले आए। दूसरा स्टूडेंट गया, उसने कहा कुछ बोला है तो कम से कम 5 किलो तो बोला ही हो। इट्स अ रेफरेंस कि कौन इस बात को कितना समझ पा रहा है। तो उसने 5 किलो का बोरा ला करके घर पे रख दिया। तो घर में जैसे देखा, अरे भाई क्या कर रहे हो, यहाँ पर भंडारा थोड़े ना हो रहा है कि जो आपने इतने सारे आलू ला करके रख दिए। तो वो कहता आपने ही तो बोला था कुछ लेकर के आ जाना। तो वो बोलेगा मैं कुछ ही तो लेकर आया हूँ। अरे कुछ इतना होता है? अब पता चला कि घर पे डांट पड़ गई। तुम्हें लगेगा एक तो इतनी मेहनत करो और काम करो, ऊपर से उसके बाद भी हमारे ऊपर डांट पड़ गई, तो यार गैप क्यों आया? अगर उस कुछ की जगह क्लियरली बोल दिया जाता कि बेटा 2 केजी आलू लाने हैं, तो हर एक स्टूडेंट क्या 2 केजी आलू लेकर ही आता? क्या कोई बोरा भी उठा लाता? क्लियर है मेरी बात? मैं आपको अभी सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि why there is a need। मतलब अगर आप अपनी बात को किसी को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप कितना और किस अमाउंट में मंगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपकी मदर ने आपको ये बोला कि 2 आलू ले आना, सिर्फ इतना बोला 2 आलू ले आना। हो सकता है वो ये बोलना चाहती थी कि 2 केजी आलू ले आना, लेकिन उन्होंने 2 बोल करके छोड़ दिया, केजी बोलना भूल गई कि 2 आलू ले आना। तो क्या उन्होंने अपनी पूरी बात कन्वे करी? नहीं करी। और 2 का मतलब तो बहुत कुछ होता है, 2 आलू भी हो सकते हैं, 2 किलो भी हो सकता है, 2 ग्राम भी हो सकता है ना? तो इसका मतलब है कि अगर आप अपनी बात कन्वे करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं बतानी, उसकी आपको यूनिट भी बतानी पड़ेगी। जब तक आप यूनिट नहीं बताएंगे तब तक डेफिनेटली आप अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाएंगे। और यूनिट शुड बी अ स्टैंडर्ड वैल्यू, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। The length of a pen is not a standard value because length of a pen for each and every student will be different. So there is a lot of contradictions. तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए एंड इट इज कॉमन टू ऑल। तो लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। क्लियर है सभी को? आई होप कि सारी बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। पहली प्रॉपर्टी, मैं पहले प्रॉपर्टीज को लिखूंगा, आप भी नोट डाउन कर लें, और फिर उसके बाद मैं हर एक प्रॉपर्टीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नोट डाउन दिस। इट शुड बी वेल डिफाइंड। सेकंड पॉइंट, नोट करते जाएं, अभी एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। It should be easily available ये एक स्टूडेंट है, बहुत देर से मुझे ये बता रहा है कि ये फर्स्ट चैप्टर इज फिजिकल वर्ल्ड। आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस देन यू, है ना? और प्लीज यहाँ पर आप अपने पर्सनल एडवाइजेस बिल्कुल भी ना दें, प्लीज टेक केयर अबाउट इट। ओके, यू आर नॉट अ राइट प्लेस
मैं पहले ही बता चुका हूं कि चैट्स में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को नोट डाउन करें जिसमें आपको डेफिनेटली डाउट्स हैं। ये फालतू की बातें यहाँ बिल्कुल भी ना करें, इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, ठीक है। It should be accepted at all, and the last point, it should not change with external factors like temperature and pressure। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनिट्स की जिनके बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अभी समझते हैं। नोट डाउन करें। आप पैनिक ना हो नोट डाउन करने के लिए। जो भी चीजें अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाए तो ये आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म कर दिया गया होगा कि जो भी ये हैंडआउट है, ये पूरा का पूरा हैंडआउट आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। देखें ध्यान से, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम वन बाय वन समझते हैं। पहली बात, इट शुड बी वेल डिफाइंड, मतलब आप जो यूनिट कंसिडर कर रहे हैं वो यूनिट वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर, 1 मीटर आपने डिफाइन कर दिया कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ 1 मीटर है और दुनिया में कोई भी लेंथ इतनी होगी उसे मैं 1 मीटर बोलूंगा। मतलब ये आपने एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन कर दी है। अब आप इसके बाद सपोज एक रॉड लेकर के आते हैं और इस रॉड की लेंथ को आप मेजर करते हैं और इस रॉड की लेंथ आपने मेजर करने पर आई कितनी, 2 मीटर। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया कि आपने जो स्केल यूज किया है जिसकी लेंथ 1 मीटर थी वो यहाँ पर 2 टाइम्स हो रहा होगा। तो इट विल बी कॉमन टू ऑल। अब उस स्केल का कोई भी यूज कर ले, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ को आपने 1 मीटर बोल दिया कि आज के बाद इस लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे। इसके बाद ये आपकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, दिस इज द योर स्टैंडर्ड वैल्यू। और इसी स्टैंडर्ड वैल्यू को मैं रेफरेंस भी बोल सकता हूं। आज के बाद जो भी लेंथ मेजर की जाएगी वो इसी के रेफरेंस में मेजर की जाएगी। ठीक है, तो वेल डिफाइन कर दिया गया। दूसरा, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजीली अवेलेबल का मतलब ये हुआ कि आप जिस लेंथ को यूनिट बोल रहे हैं वो लेंथ इजीली सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। आपने बोला कि यूनिट ऑफ लेंथ इज माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर इतना छोटा है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देख ही नहीं सकते जिसकी लेंथ माइक्रोमीटर हो अपनी नेकेड आई से। माइक्रोस्कोप्स वगैरह का यूज करके देख सकते हैं। तो आप ऐसी यूनिट मत डिफाइन करो जो यूनिट इजीली अवेलेबल ना हो। अब आपने कहा कि इस पेन की लेंथ मेजर करनी है, मैंने कहा ओके, किस में? तुमने बोला माइक्रोमीटर में। अब मेरे लिए एक ऐसा स्केल बना पाना जिसकी यूनिट माइक्रोमीटर हो इज वेरी डिफिकल्ट। और मेरे ह्यूमन आई का ये कंस्ट्रेन है कि अगर लेंथ एक लिमिट से ज्यादा छोटी होगी तो मैं उसे देख ही नहीं पाऊंगा। तो इसका मतलब इट शुड बी कॉमन टू ऑल, मतलब आप जिसे यूनिट डिफाइन कर रहे हैं
वो इजीली अवेलेबल सबके लिए रहनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ मत डिफाइन करो कि आपने कहा इसकी लेंथ मेजर करो इस पेन की, मैंने कहा अच्छा किसमें, तुमने बोला माइक्रोमीटर में। अब तुम ऐसा स्केल लेकर के आओ जो मिनिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकता हो माइक्रोमीटर, क्या तुम ऐसा स्केल बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर बना भी लिया तो वो स्केल तुम्हें ही दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट शुड बी एक्सेप्टेड एट ऑल। आप जिस यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, मैं यहाँ पर, ये स्टूडेंट मुझे मीटर की डेफिनेशन लिख करके भेज रहा है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मीटर की डेफिनेशन क्या है, मैंने बता दिया कि मीटर को डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। ये जो डेफिनेशंस हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इस बात को ध्यान से सुनें, ठीक है। इट शुड बी एक्सेप्टेड एट ऑल, मतलब जो हम क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं ये हर कोई एक्सेप्ट कर ले। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक कोई पर्टिकुलर यूनिट बनाई और उस यूनिट को आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन कोई और एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार है, ठीक है। मतलब वो यूनिफॉर्मिटी सभी के लिए मेंटेन रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो यूनिफॉर्मिटी सभी के लिए मेंटेन नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि इट शुड बी एक्सेप्टेड एट ऑल। और लास्ट पॉइंट, इट शुड नॉट चेंज विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के चेंज होने पर ये चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब लेंथ अगर आपने 1 मीटर डिफाइन कर दी है किसी चीज की, तो ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप जब चेंज करते हैं लाइक टेम्परेचर और प्रेशर, तो 1 मीटर जो आपने डिफाइन किया है वही चेंज होने लग जाए। तो इट शुड बी वेल डिफाइंड, वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। यूनिट डिफाइन करते समय किसी भी चीज की ऐसा होना चाहिए कि वो यूनिट इतनी प्रिसाइजली डिफाइन की गई हो कि वो हर जगह वेल डिफाइन हो, इजीली अवेलेबल हो और सभी लोग उस यूनिट को क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें। जैसे आपने फॉर एग्जांपल, जैसे एक वो, मैं अभी एग्जांपल ले रहा था, मैंने बोला एक हाथ, 1 हैंड, आपने एक यूनिट डिफाइन कर दिया। इस बात को आप तो एक्सेप्ट कर पाएंगे लेकिन हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि उस केस में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन ही नहीं रहेगी। जैसे मुझे यहाँ से एक बात याद आई कि पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि जो राजा का फुट होता था, पैर, उसकी जो लेंथ होती थी उसको एक यूनिट माना जाता था। मतलब जो पैर है उसकी लेंथ जो है, दिस इज द 1 यूनिट। और ये बात हर किसी ने एक्सेप्ट कर ली कि आज के बाद हम लेंथ को जब भी मेजर करेंगे तो फुट में मेजर करेंगे। और फुट का मतलब क्या होगा, उसकी लेंथ, राजा का जो पैर है उसकी जो लेंथ होगी। अब राजा कुछ समय बाद मर गया, नया राजा आ गया। अब जो नया राजा बना उसके फुट की जो लेंथ है वो जरूरी तो नहीं है वही होगी, ऑब्वियस से स्लाइटली थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो अब क्या होगा, पुराने राजा के समय में जो भी डायमेंशंस मेजर किए गए होंगे, अगर जब नया राजा आ गया, नया किंग आ गया, उसके समय में जब उनकी लेंथ को दोबारा से मेजर किया जाएगा तो वो लेंथ सेम आएंगी या डिफरेंट आएंगी, डिफरेंट आएंगी। तो नाउ देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन कि यार हमने सपोज पहले एक बहुत बड़ा डोर बनाया था और उसकी लेंथ मेजर करी थी पुराने राजा के समय में, तो वो लेंथ आ रही थी 3 फुट, लेकिन अब जब नया राजा आया उसने उस लेंथ को मेजर किया तो ये लेंथ जो आ रही है वो आ रही है 4 फुट। तो अब ये फिर से कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए। तो मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि आप एक ऐसी यूनिट डिफाइन करें जो हर कोई एक्सेप्ट कर पाए, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ईच एंड एवरीवन विल एक्सेप्ट इट। और वो यूनिट आपके फैक्टर्स के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। Anyone have doubt? आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। आगे बढ़ूं मैं, आपको जो भी होमवर्क है वो होमवर्क मैं आपको क्लास में बता करके जाया करूंगा, और जो भी हैंड आउट है वो आपके एलएन बीपीएमएस के अकाउंट पे भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। किसी की कोई क्वेरी? ओके, मूव ऑन। हाँ,
एक्चुअली मैं यहाँ पे ये नहीं बताना चाह रहा कि एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है सर कि एक्सटर्नल फैक्टर चेंज करने पर तो ये सारे पैरामीटर, स्केल की लेंथ चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज करने पर स्केल की लेंथ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो स्केल पर जो 1 मीटर लिखा हुआ है वो आपके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है ना, वो तो चेंज हो ही रहा है। आपने 1 मीटर एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन कर दी जिसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो तो हमेशा ही सेम रहेगी। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो स्केल की लेंथ चेंज हो जाएगी। सपोज पहले स्केल की लेंथ 6 मीटर थी, तो अब वो स्केल की लेंथ 6 मीटर ना होकर के टेम्परेचर चेंज करने पे हो सकता है वो 6.2 मीटर या 6.3 मीटर हो जाए। हाँ, अब बात आती है कि अभी स्टैंडर्ड क्या लिया गया। अब सर ये बात तो समझ में आ गई कि एक यूनिट डिफाइन करनी है, लेकिन उसके लिए हम क्या स्टैंडर्ड यहाँ पर ले। तो देखो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम थे, अलग अलग सिस्टम। मैं पहले सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, लेंथ, मास और टाइम, इनको मेजर करने के लिए 3 अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बता रहा हूँ। बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें एक सिस्टम है एफपीएस। एफपीएस जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपका इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन में यूज होता था। इसमें वो लेंथ को फुट में मेजर करते थे, मास को पाउंड में मेजर करते थे और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते थे, ठीक है। इसी तरीके से एक और सिस्टम होता है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में वो लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड्स में। सिमिलरली देयर इज वन मोर सिस्टम एमकेएस, जो कि हम जनरली इंडिया में यूज करते हैं। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, केजी, और टाइम को सेकंड। ये स्टैंडर्ड्स यूनिट है जो कि अलग अलग कंट्रीज ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना ली। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला एफपीएस जो सिस्टम है ये आपका ब्रिटेन में यूज होता था, ठीक है। ये आप अपने लोकल लैंग्वेजेस में या हम कह सकते हैं अपनी कंट्रीज में आप यूज कर सकते हैं। सीजीएस, सीजीएस का मतलब आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड, एमकेएस मतलब मीटर, केजी, सेकंड, एफपीएस मतलब फुट, पाउंड और सेकंड। ये अलग अलग सिस्टम है जो कि अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज इनको फॉलो अप करते थे। जैसे हम अपने यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं ना जो लोकल यूनिट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। जैसे आप गोल्ड की अगर बात करें, जैसे अगर आप गोल्ड वोल्ड लेने जाते हैं किसी शॉप पर, तो वहां जाकर के आप ये बोलते हैं कि भाई साहब 1 किलो सोना दे देना। 1 किलो सोना, ये वो कहेगा मेरे पास ही नहीं है इतना तो, है ना। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब आप प्लॉट्स वगैरह खरीदते हैं तो वहां पे बीघा, गज ऐसी लोकल यूनिट्स यूज करते हैं। सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो दुकानदार को बोलते हैं भैया 1 पाव टमाटर दे देना। These are the very लोकल यूनिट्स जो कि हम अपने लेवल्स पे यूज करते हैं, ठीक है। आप अपने लोकल लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग यहाँ समझ पा रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, आपको यहाँ से कोई सामान इंग्लैंड भेजना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको टमाटर ही सेंड करने हैं। अब आपने उसका वेट मेजर किया और सपोज वहां पे लिख दिया ये टमाटर है 10 पाव। अब पाव उसको तो समझ ही नहीं आएगा, मतलब अब यहाँ पे फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शन, फिर से यहाँ पे क्या आएगा, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। फिर आपको उसको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कितने पाव कितने पाउंड के बराबर होता है, फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन द कम्युनिकेशन। अगर हम अलग अलग यूनिट्स को यूज करते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स पर, हर कंट्री ने अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए, उन्होंने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ अपनी स्टैंडर्ड यूनिट्स बना ली और वो उनको यूज किया करते थे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अलग अलग वैल्यूज यूज की जाएंगी तो जब ट्रेडिंग करनी होगी या एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कम्युनिकेशन करना होगा, इन दैट सिचुएशन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। और वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर सिस्टम अपनी एक स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एयरक्राफ्ट कंपनी में थे इंडिया में,
एयरक्राफ्ट कंपनी जो है वो एमके सिस्टम पे काम करती है, तो उसने एक प्लेन डिजाइन किया जिसका जो स्पीडोमीटर था, वो स्पीडोमीटर जो भी स्पीड मेजर करता था वो स्पीड मेजर करता था मीटर पर सेकंड में, सपोज, ठीक है, किसमें मेजर करता था, मीटर पर सेकंड में। तो स्पीडोमीटर पे आपने सारी स्पीड्स को मीटर पर सेकंड में डिनोट कर दिया। फिर क्या हुआ, जो इंग्लैंड वाला एयरक्राफ्ट सिस्टम है उनके यहाँ जो सिस्टम यूज होता था तो वो लेंथ को फुट में मेजर करते थे और टाइम को सपोज सेकंड्स में मेजर करते थे। तो उन्होंने जो अपना स्पीडोमीटर बनाया, वो स्पीडोमीटर पे जो मार्क करेंगे वो क्या मार्क करेंगे, फुट पर सेकंड। अब सपोज आप अपने एयरक्राफ्ट को इंडिया से इंग्लैंड लेकर के गए, अब ऑब्वियस है जब आपको अपना एयरक्राफ्ट वहां उतारना होगा तो वहां की जो भी टीम होगी उस टीम से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो जब आप उस टीम से कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको ये स्पीड मेजर रखनी है, आपको ये स्पीड रखनी है। जैसे उन्होंने बोला कि यू हैव टू मेंटेन द स्पीड ऑफ 20, इतना बोला, तो उसने तो अपने सिस्टम के हिसाब से बोला। 20 बोलने का मतलब है बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि यू हैव टू मेंटेन द स्पीड ऑफ 20 फीट पर सेकेंड। लेकिन आपको क्या कन्वे हुआ, आप, उसने तो बोला सिर्फ 20, आपको लगेगा मीटर पर सेकंड बोल रहा होगा, तो यू विल फील कि मुझे अपनी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड रखनी है, तो आप 20 रख देंगे। अगेन वो फिर से आपको कंट्रोल करने के लिए बोलेगा कि आपको अपनी स्पीड को इतना रखना है, फिर से बात आपको समझ में नहीं आएगी। या फिर आप वहां पे बैठ करके कैलकुलेटर लेकर के बैठे हैं, या फिर आप वहां पे बैठ करके ये कन्वर्ट करें कि यार जब फुट को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना फुट मीटर के बराबर होता है, तो या तो आप प्लेन चला पाएंगे या फिर आप कैलकुलेशन ही कर पाएंगे, है ना। तो यू आर फीलिंग कि देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इफ वी विल नॉट यूज द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करी है, आगे जाकर के हम और भी फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिर एक सिस्टम डिफाइन किया गया, स्टैंडर्ड सिस्टम, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हर एक जगह एक्सेप्ट किया गया, जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और फिर ये डिसाइड किया गया कि जब भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ट्रेडिंग होगी या किसी भी तरीके के कम्युनिकेशंस होंगे तो उस समय ये हर कंट्री के लिए एक बेसिक रूल होगा कि उसे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ही यूज करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है? तो ये जो एसआई सिस्टम है ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है जिसका यूज किया जाएगा आगे जाकर के। तो अब तक की मैंने जो भी चर्चा यहाँ पर की है, आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यूनिट्स को वेल डिफाइन करने की जरूरत क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। हर यूनिट को जब भी डिफाइन किया गया जैसे 1 kg 1 किलोग्राम, तो इन यूनिट्स की एक पर्टिकुलर डेफिनेशंस है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है। उन डेफिनेशंस को आपको याद नहीं करना है, बस आप पढ़ के फॉर अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में आपसे कोई भी 1 मीटर या 1 kg की डेफिनेशन पूछने वाला नहीं है। मतलब 1 मीटर 1 kg या 1 सेकेंड को उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है उसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और मेरे को पता है कि जब आप उस चीज को पढ़ेंगे तो अभी आपको उतना अच्छे से भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं एसआई की यूनिट क्या होती है। दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमेशा याद रखना कि दुनिया में आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं, इसके लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज are measured with respect to the standard value. All physical quantities are measured with respect to the standard values, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं standard
magnitudes of same physical quantity कुछ स्टूडेंट्स बार बार एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। आई डोंट नो कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जे एग्जाम तो आप ये इस एटीट्यूड को कैसे फॉलो अप कर सकते हैं। ये स्टूडेंट पूछ रहा है कि स्मार्ट बोर्ड्स पे कब से क्लास होंगी, या आपको किसने इन्फॉर्म किया कि स्मार्ट बोर्ड्स पे क्लास हो रही है? हाँ, आयुष मिश्रा, प्लीज बार बार आप टाइप ना करें, ठीक है। स्टूडेंट ने पूछा है एमकेएस सिस्टम और एसआई यूनिट आर सेम। एक्चुअली में एमकेएस सिस्टम में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी को ही कंसीडर किया है, लेकिन जब हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे तो इसमें हम आगे फर्दर और भी नई फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया है, लेंथ, मास और टाइम, सिर्फ ये 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अब हम आगे उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। सभी को क्लियर है? यस लिख करके टाइप करें, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट्स की जरूरत क्यों है। बिना यूनिट्स के आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखिए एकदम से आप लोग काफी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है, 1-2 दिन में ये सारी चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और आपका अगर कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है तो ये जो लेक्चर अभी ड्यूरिंग द ये क्लास आपको पढ़ाया जा रहा है, ये भी आपके LN प्लस के अकाउंट पे अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि आप वहां से देख करके भी समझ सकते हैं। अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो गया देन आप वहां से इस पॉइंट को कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। on the basis of their dependency। क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी क्या है, इसका मतलब मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिपेंडेंसी के बेसिस पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। और जो सेकंड थिंग है दैट इज द ड्राइव्ड क्वांटिटीज। आपके कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो वो आपके जूम ट्यूटोरियल क्लासेस जो होंगी उसमें कवर किए जाएंगे। सो डोंट नीड टू गेट पैनिक, जस्ट नोट डाउन योर डाउट्स, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द बेस क्वांटिटीज। हम फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो एग्जिस्ट करता है वो या तो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा या फिर ड्राइव्ड क्वांटिटी होगा, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 7 ही क्वांटिटीज हैं। ओनली 7 क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहले तो हम समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब है ऐसी क्वांटिटीज
ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल से लेंथ, सेकंड क्वांटिटी आई से मास। लेंथ और मास ये दो आपस में इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। लेंथ को आप मास के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या फिर हम कह सकते हैं मास को आप लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सिमिलरली उसी तरीके से एक और टर्म मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ, टेम्परेचर। इफ आई विल से टेम्परेचर, तो क्या आप टेम्परेचर को लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? आई विल आस्क यू कि इस रूम का टेम्परेचर सपोज 24 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ इन टर्म्स ऑफ लेंथ कितना होगा? तो आप कहेंगे यार क्वेश्चन ही नॉनसेंस है, आपको बेसिक फिजिक्स ही नहीं आती। क्योंकि टेम्परेचर एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, और जो लेंथ है वो आपस में मास या टेम्परेचर इन सभी क्वांटिटी से क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यू कांट एक्सप्रेस द लेंथ इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब लेंथ अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखता है, उसको मास या टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम लेंथ को मास के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सिमिलरली मास को टेम्परेचर के टर्म्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप नोट डाउन करें। क्वांटिटीज which do not need any other quantity to express, और एक और डेफिनेशन, क्वांटिटी which are independent of each other. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन बी यूज टू derive other quantities, other physical quantities। ये हैं आपकी बेसिक कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धीरे धीरे सारी चीजों को आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैं उन सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, करंट, टेम्परेचर, amount of substance, luminous intensity, ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये डिफाइन इस तरीके से की गई है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि सर इन्हीं को क्यों फंडामेंटल बोला गया, क्या मैं स्पीड को फंडामेंटल नहीं मान सकता हूँ? ये आपने पहले डिफाइन कर दिया। ये जो मीटिंग हुई एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, उसमें डिसाइड किया गया कि ये अब हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी। इसके अलावा दुनिया में जो भी क्वांटिटी होगी वो सारी की सारी क्वांटिटीज इन्हीं क्वांटिटीज से क्या होंगी, ड्राइव होंगी। और इनकी एसआई यूनिट्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। SI unit is defined as मीटर। इसकी SI यूनिट क्या है, किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम की SI यूनिट होगी सेकेंड्स। करंट की SI यूनिट होगी एम्पियर। टेम्परेचर की SI यूनिट है केल्विन। याद रखिएगा, टेम्परेचर की SI यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट है दैट विल बी द मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी जो एसआई यूनिट है ये होगी कैंडेला, इसको CD से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इनके जो सिंबल्स हैं मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे L से, मास को कैपिटल M से, टाइम को कैपिटल T से, करंट को कभी कभी I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हो सकता है कभी कभी कुछ बुक्स में A से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, केल्विन को K से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या हो सकता है कहीं कहीं आपको थीटा से भी देखने को मिले। इसको मोल को MOL और इसे कैपिटल CD। ये कुछ सिंबल्स हैं, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। हाँ, इसमें से लेंथ, मास और टाइम, इन 3 यूनिट्स को तो आप मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। आगे जाकर के जब आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो आप वहां पे करंट यूनिट यूज करेंगे, और फिर बाद में आप यूनिट यूज करेंगे क्या, टेम्परेचर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप केमिस्ट्री में यूज करते रहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब हम किसी भी गैस वगैरह का मास मेजर कर रहे होते हैं तो उसे हम किसमें मेजर करते हैं, मोल्स में मेजर करते हैं। और एक और यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, बस आप याद रखना कि ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। आपको आगे काफी डिटेल में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, और इनकी जो SI यूनिट्स हैं ये आपको याद रखनी है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब मैं लेंथ को टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या मास को करंट के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अब इसके अलावा दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को इन गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से क्या किया जाएगा, ड्राइव किया जाएगा। मतलब ये सारी क्वांटिटीज अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आई होप कि मेरी बात ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर करंट को आपने फंडामेंटल क्यों बोला, करंट तो डिफाइन होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो सर मेरे हिसाब से तो चार्ज होना चाहिए था। मैंने बताया ना कि इसमें आप अपने लॉजिक ना लगाएं। अगर आप अपना लॉजिक लगाएंगे तो आपका लॉजिक हर जगह गलत हो जाएगा। फिर तो उस हिसाब से यहाँ पे आप स्पीड ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर स्पीड लिखते हैं तो स्पीड क्या लिखते हैं, डिस्टेंस, इसको मैं लेंथ बोल सकता हूँ, डिवाइडेड बाय टाइम। तो कल आप लेंथ को भी तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम करके। तो ऐसे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जो लेंथ है वो भी स्पीड और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये लॉजिक नहीं देना है कि ये कैसे, ये डिफाइन कर दिया गया है। जो चीजें कॉमन है जिनको इजीली देखा जा सकता है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो करंट इज इजीली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। आप चार्ज को इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं, इनके पीछे आपको अपने लॉजिक्स नहीं लगाने। कोई कहता है कि स्पीड इज डिफाइंड एज लेंथ अपॉन टाइम, और आई विल से कि लेंथ इज डिफाइंड एज स्पीड इनटू टाइम। हु इज करेक्ट? तुम कहते हो कि सर करंट इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन टाइम, तो करंट फंडामेंटल नहीं होना चाहिए था, चार्ज फंडामेंटल होना चाहिए था। कल मैंने अगर बोल दिया नहीं नहीं चार्ज इज डिफाइंड एज करंट इनटू टाइम, तो गलत कौन है? कोई गलत नहीं है, ठीक है। दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस द थिंग्स। तो आपको यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगाना है। आपके लॉजिक के हिसाब से फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं बनी है, ठीक है। पहले तो आप ये समझ लें, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिक क्वांटिटीज है, इनकी हेल्प से हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। नहीं, जो जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है उसे वैसे ही लिखना है, ऐसा नहीं है आप अपने हिसाब से कैसे भी एक्सप्रेस कर सकें। तो ये मैंने यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बता दिया है। इसके अलावा तुम जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी की सारी क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज या ड्राइव्ड क्वांटिटीज? दिस विल बी द ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो मैं यहाँ पे ड्राइव्ड क्वांटिटीज की भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इंटरेस्टिंग बात, आप फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, बड़े बड़े नाम जितनी भी आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, वो सारी की सारी क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन नोट डाउन करें।
quantity which can be expressed in terms of fundamental physical quantities are known as derived physical quantities. इन 7 क्वांटिटीज के अलावा आज के बाद आप अपने लाइफ में कोई भी क्वांटिटी देखेंगे तो आप हमेशा याद रखना वो सारी की सारी क्वांटिटीज आपके लिए क्या कहलाएंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी ही कहलाएंगी. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, जितनी भी आप क्वांटिटीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन सभी क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें हो सकता है कि ये गिवन क्वांटिटीज मिल जाए. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई विल से द एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लेते हैं. और किसी रेक्टेंगल का एरिया लिखना है तो उस रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे लिखेंगे, दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ. तो आप बोलेंगे L इंटू बी. विड्थ भी एक लेंथ ही है और ये L भी एक लेंथ है, तो आप ये कह सकते हैं दो डिफरेंट लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला, एरिया. तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इफ आई विल आस्क यू अबाउट स्पीड, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेंथ, डिस्टेंस क्या है, बेसिकली लेंथ है और उसको टाइम से अगर आप डिवाइड करते हैं यू विल गेट द न्यू फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट इज व्हाट, स्पीड. तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसी को आप आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप नई क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं. क्लियर? तो याद रखिएगा करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी बट चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी. चार्ज को अगर आप लिखना चाहते हैं तो व्हाट इज चार्ज, यू विल से दैट द चार्ज इज करंट इनटू टाइम. करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी क्या है आपके लिए, फंडामेंटल क्वांटिटी है. और इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर आपको एक नई क्वांटिटी मिली एंड दिस क्वांटिटी इज व्हाट, ड्राइव्ड क्वांटिटी. आई होप all of the things are clear. Someone student is asking about the angle कि एंगल कौन सी क्वांटिटी है. मैं आगे जाकर के एंगल के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी इस बात को आप नोट डाउन कर लें. आई थिंक टाइम हो चुका है. हाँ, ये स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं पीछे वाले पेज पर जो यूनिट्स लिखते हैं तो उन यूनिट्स में ये सारे जो भी लेटर्स हैं ये स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन. और जब आप सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको आप सभी को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. ये सारे कैपिटल लेटर्स में है और ये सारे स्मॉल. ओके, बुक्स कौन कौन सी करनी है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको आगे बता दी जाएंगी. सही समय पर हर चीज आपको डिलीवर की जाएगी. पहला दिन है, पहले दिन तो हमें आईआईटी में पहुंचना नहीं है कि आज ही रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी होगी. ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, हाईली मोटिवेटेड रहें, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है. जो भी आपको पढ़ाया जाए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसको पढ़ते जाएं और मूव ऑन. और घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलिए. ठीक है, तो ये जो भी चीजें आप नोट डाउन नहीं कर पाए उनको आप हैंडआउट मैं शेयर कर दूंगा, आप हैंडआउट से नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से इफेक्टिवली फिजिक्स हमें पढ़नी है, होमवर्क कहाँ मिलेगा. होमवर्क मैं ही दिया करूंगा. अभी पहली क्लास है, अभी आपको कोई भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आपको होमवर्क भी दिया जाएगा और उस होमवर्क को कैसे करना है वो भी आपको बताया जाएगा. ठीक है, फिजिक्स को इफेक्टिवली पढ़ने का तरीका सिर्फ एक ही है कि जो भी आपको ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपके फैकल्टी जो आपको रिकमेंड करें, जिस तरीके से पढ़ने को बोलें आप सिर्फ उतना करते जाना. ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें.
ठीक है, और पेशेंस फुली सीखें। ऑब्वियस सी बात है, लाइव क्लासेस हैं, नया कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है कि डेफिनेटली थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हो, लेकिन विद टाइम सारे जब भी चेंजेस होते हैं तो चेंजेस कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे वो चेंजेस जो हैं वो सभी को अच्छे लगते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि लाइव क्लासेस में पढ़ के अभी लीडर बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने 99.5 परसेंटाइल से अबव स्कोर किया है। याद रखिएगा, ऑनेस्टली बस पढ़ते जाएं और ध्यान रखें अपना, कोरोना के कोविड केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, तो घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में ही रहें, सेफ्टी का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। आगे जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो नेक्स्ट क्लास में कवर अप की जाएंगी, जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं उसको आप मेंशन करिएगा। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।